हेलो गाइस, यंग माइंड्स ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मध्य प्रदेश की एक जीके की सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो आपके एमपीपीएससी के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा एमपीपीएससी से रिलेटेड प्रीलिम्स एवं मेंस का कोर्स जो है हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो आप अगर चाहें तो ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इसकी प्राइसिंग आपको बहुत ही जल्दी बता दी जाएगी। इससे कम प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें आपको सारा एमपीपीएससी का पूरा प्रीलिम्स एवं मेंस का कोर्स अवेल किया जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनजातियां क्या होती हैं। तो जनजातियों को आप इस तरीके से देख लीजिए कि भारत में या फिर मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे समुदाय जो कि आज भी परंपरागत रूप से अपनी परंपराएं, अपनी भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं और जो जंगली क्षेत्रों में जो है प्रायः निवास करते थे और जो समाज की अभी भी मुख्य धारा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। भारत के विकास के साथ साथ इनका विकास भी अभी भी पिछड़ा हुआ है, जिसके उत्थान के लिए सरकार जो है प्रायः निरंतर प्रयास करती रहती है। तो ऐसी जो जातियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो जनजातियाँ कहलाती हैं। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में। कोर्सेज फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस का हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, तो कीप इट अप। सो कंटेंट्स की देखें तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गोंड जनजाति की अगर बात करें तो गोंड जनजाति जो है वो भारत की एक सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, तो गोंड जनजाति किसकी जाति है? गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जाति और भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी जनजाति है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भील जनजाति के विषय में। आइए, भील जनजाति के विषय में। अब भील जनजाति में हमें क्या क्या याद रखना है? अभी हम प्रीलिम्स के लिहाज से इन सारी जनजातियों को पढ़ेंगे। अभी हम मेंस के टॉपिक वाइज हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के निवास स्थान की। तो भील जनजाति का निवास स्थान आपको देखने को मिल जाता है अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन। इन पाँचों जिलों में प्राय आपको ये भील जनजाति जो है प्राय देखने को मिल जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात अगर हम बात करें भील जनजाति की उपजातियों के विषय में, तो भील जनजाति की उपजातियां, इनसे भी क्वेश्चंस क्या हैं? बनते रहते हैं। तो हमें इन भील जनजाति की उपजातियां जो हैं हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपजातियां कौन कौन सी? इसमें भिलाला, पटेरिया, बैगास एंड रतिहास। ठीक है, तो ये उपजातियां हमें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। भिलाला, पटेरिया, बैगास और रतिहास। इसके पश्चात हमें नृत्य जो है भील जनजाति में प्रीलिम्स के लिहाज से, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो हमें इसके नृत्य याद रखना होगा कि किस जनजाति के कौन से नृत्य होते हैं और वो नृत्य कहाँ किए जाते हैं। तो हम नृत्य की बात करें तो कौन सा नृत्य होता है? भागोरिया, बड़वाहा, गौरी और दोहा। कौन सा? भागोरिया, बड़वाहा, गौरी और दोहा। अगर भागोरिया की बात करें तो भागोरिया जो है होली के कुछ दिन पहले ही प्राय झाबुआ, अलीराजपुर और जहाँ जहाँ भील क्षेत्र निवास करते हैं वहाँ पर ये जो भागोरिया है प्राय नृत्य किया जाता है। भागोरिया के नाम से एक भागोरिया हाट जो है प्राय वह भी लगता है। जी ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं भील जनजाति के पर्व के विषय में। तो भील जनजाति का एक भागोरिया नृत्य भी था। तो भागोरिया नृत्य के समय प्राय भागोरिया पर्व में प्राय ये नृत्य किया जाता था। तो इसके पर्व देखें तो चलवाड़ी, गौरी और दोहा। इनको मकान को क्या बोला जाता है? उनके मकान को कू बोला जाता है। जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं उन निवास के स्थानों को क्या? कू बोला जाता है। अगर हम देखें तो भील जनजाति के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं तो उस चित्रकला को क्या कहा जाता है? उस चित्रकला को प्राय पिथौरा भित्ति जो है प्राय वो कहा जाता है। साथ में उसके बनाने वाले को क्या कहा जाता है? उसके बनाने वाले को लिखंदर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के विषय में। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की यह दूसरी नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो गोंड जनजाति के विषय में बात करें तो गोंड जनजाति का अगर हम निवास स्थान देखें तो गोंड जनजाति का निवास स्थान हमारा छिंदवाड़ा, मंडला, होशंगाबाद और बैतूल, ये
चारों ही स्थान जो है, इन चारों ही स्थानों पर प्राय गोंड जनजातियाँ जो हैं प्राय वो निवास करती हैं। अगर हम इनकी उपजातियों की बात करें तो उपजातियों में हमारी आ जाएगी अगरिया। अब हम अगरिया की बात करें तो अगरिया एक ऐसी जाति है गोंड जनजाति में कि जो लोहे का काम करती हैं, जो अपने एक देवता लोहासुर, ये ज़रूर पूछता है कि गोंड जनजाति की कौन सी जनजाति जो है वो लोहे का काम करती है, तो ये कौन सी जाति होगी उसकी, अगरिया। अब हम प्रधान की बात करें, किसकी, प्रधान की, तो प्रधान की बात अगर करेंगे तो प्रधान से हमें यह समझ में आता है कि प्रधान जो है वो गोंड जाति में प्राय पंडित, यानी कि गोंड जाति के पंडित या पुरोहित जो है प्राय वो माने जाते हैं। ओझा की बात करें तो ओझा जो कि प्राय तंत्र मंत्र विद्या जो है प्राय वो करते हैं, तो वो ओझा कहलाते हैं। और सोलाहास की बात करें तो बढ़ईगिरी, जो बढ़ईगिरी का काम जो है वो करते हैं वो सोलाहास कहलाता है। नागरची जो कि प्राय कोयले का काम करते हैं वो नागरची कहलाते हैं। अब अगर हम गोंड जनजाति के नृत्यों की बात करें कि उनमें डांस क्या है कि हर एक जनजाति की प्राय अपनी एक विशेषता होती है, उनकी कुछ परंपरा, संस्कृति और भाषा होती है, उस आधार पर ही वह अपना जीवन यापन जो है प्राय वह करते हैं। तो उस आधार पर ही उनके नृत्य जो है प्राय, अगर हम उनके नृत्य को देखें तो कौन कौन से नृत्य वो करते हैं, तो वो जो उनका नृत्य है उस नृत्य का नाम है सैला, सुआ, सजनी और विहा। हमें ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सैला, सुआ, सजनी, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सैला किस जाति का नृत्य है, किस जनजाति का नृत्य है। इसी के साथ में हमें इसके विवाह को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक विवाह होता है लामानाई और एक विवाह होता है दूध लौटावा। तो लामानाई विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसके अंतर्गत लड़का लड़की जब शादी करना चाहते हैं तो लड़के को लड़की के पिता के घर कुछ दिन रुक के उसकी सेवा करनी पड़ती है। उसके बदले में क्या, लड़के को लड़की का जो पिताजी हैं वह शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी विवाह जो है प्राय वह करवा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, बैगा जनजाति की। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में कुछ जनजातियां हैं, तो कुछ जनजातियों में हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ 47 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं, 47 जनजातियां हैं। तो इन जो 47 जनजातियां हैं, तो ये सारी 47 जनजातियों में से 3 जनजाति, कौन सी मुख्य, 3 जनजाति। तो ये जो 3 जनजाति हैं, ये हमारी 3 जनजाति किसके, द्रविडियन समूह के अंतर्गत आती हैं। किसके समूह के अंतर्गत आती हैं, ये हमारी द्रविडियन समूह के अंतर्गत आती हैं। और उसके पश्चात की जितनी भी जातियां हैं वह सभी जातियां जो हैं वो प्राय कॉलेरोनियन जो समूह होता है प्राय वह उसके अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम इन 3 जातियों की बात करें तो इन 3 जातियों में गोंड, भील और सहरिया, ये जो तीनों जातियां हैं वो जातियां क्या कहलाती हैं, वो जातियां द्रविडियन समूह से संबंधित है। बाकी की जो बैगा, भील के बाद जो बैगा जनजाति है वह सभी जो जातियां हैं वो कॉलेरोनियन समूह के अंतर्गत आती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम गोंड जनजाति की बात कर रहे थे। इसके पश्चात हमारा जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। अब हम बैगा जनजाति की अगर बात करें तो बैगा जनजाति का निवास स्थल अगर देखें तो बैगा जनजाति का निवास स्थल डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, बैतुल और होशंगाबाद, ये वाला जो एरिया है वो बैगा जनजाति का एरिया माना जाता है। अब नृत्य की बात करें तो बैगा जनजाति में प्राय कुछ नृत्य माने जाते हैं। तो एक है परधौनी, सैला और कर्मा। परधौनी, सैला और कर्मा, तो हमें इनके नृत्यों को याद रखना ज़रूरी है। अगर हम बैगा जनजाति की उपजातियों की बात करें तो बैगा जनजातियों की उपजातियाँ बिझावर, नरौतिया, भरौतिया, रमैना और काड़मैना, ये हमारी मध्य प्रदेश में बैगा जनजातियों की क्या है, उपजातियां हैं। कौन, बिजावर, नरौतिया, भरौतिया, रमैना और काड़मैना। फिर हम इसके अगर विवाह की बात करें तो विवाह में आप अगर देखेंगे तो विवाह में लमसेना, चोर विवाह, उधारिया विवाह, देवता, इनके कौन है देवता, ये बूढ़ा देव को मानते हैं। ये कृषि किस तरह की कृषि करते हैं, तो जनजातियां मुख्यतः देखा जाता है कृषियाँ करती हैं तो वो एक झूमिंग कृषि करती हैं। तो उन्हीं की कृषि को किए जाने वाले को बिगार कहा जाता है। ये आप अगर
देखा जा सकता है तो बालाघाट और मंडला का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी विरोध के साथ ही प्राय झूमिंग करने कृषि करने की अनुमति जो है प्राय दे दी गई थी। धूप झूमिंग कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिससे कि प्राय जो मृदा की उर्वरता है वो प्राय धीरे धीरे खत्म होते जाती है। तो बैगा जनजाति ऐसा मानते हैं कि यदि हम ज़मीन पर हल चलाकर खेती करेंगे तो ऐसी खेती से क्या होगा, धरती माता का सीना फट जाएगा, इसलिए वह प्राय हल से चलाकर खेतियाँ नहीं करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हम टीचमेंट में भी पढ़ाते हैं। आप हमारे टीचमेंट वाले एप्लीकेशन पे आके आप हमसे कोर्स परचेज करके आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।